देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने थोड़ा-सा पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है ना? क्लोरोप्लास्ट में पढ़ा था हम लोगों ने, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या था, क्लोरोप्लास्ट था, ठीक है ना? तो क्लोरोप्लास्ट में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, क्लोरोप्लास्ट में एक चीज़ पढ़ी थी, इसका नाम था हम लोगों ने रखा था थैलेकॉइड, ठीक है ना? किसी थैलेकॉइड को अगर हम कई सारे थैलेकॉइड बना दें, ठीक है ना? 10 टू 20 कितने? 10 टू 20 तो हम इसी स्ट्रक्चर को बोलते थे ग्रेना स्टैक, क्या बोलते थे? इधर दिख नहीं रहा है, इसको हम बोलते थे यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना? ग्रेना स्टैक, क्या बोलते थे? ग्रेना स्टैक, कोई प्रॉब्लम? तो ग्रेना स्टैक बेसिकली क्या है? थैलेकॉइड क्या है? थैलेकॉइड जो है ये क्या है? THY थैलेकॉइड। थैलेकॉइड बेसिकली क्या है? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे सिक्के होते हैं ना हम लोग की जेब में 1-2 रुपए वाली, वैसे ही क्या है ये स्ट्रक्चर है। और इन स्ट्रक्चर को अगर हम 10 से 20 क्वांटिटी में ले लें तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेना स्टैक, कोई प्रॉब्लम? अब इसी तरह के ग्रेना स्टैक ना काफ़ी सारे पाए जाते हैं ग्रेना स्टैक। और इन ग्रेना स्टैक को आपस में अगर कोई जोड़ रहा है तो एक तरह की थैलेकॉइड मेम्ब्रेन टाइप की मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा लैमेली। अब स्ट्रोमा लैमेली देखिए डिफरेंट चीज़ है, थैलेकॉइड और ग्रेना स्टैक क्या है? डिफरेंट चीज़ है। और यहाँ पर जो फ्लूइड भरा हुआ है इस पूरे के पूरे जिसमें ये तैर रहा है, थैलेकॉइड हमारा है, इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा। इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। कोई प्रॉब्लम? और हमारा जो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है ना हमारे डबल मेम्ब्रेनल सिस्टम है, यानी इसमें क्या है? डबल, ये फर्स्ट मेम्ब्रेन हो गई और ये कौन सी मेम्ब्रेन होगी? सेकंड। ये हो गई आउटर, ये हो गई इनर। और ये थैलेकॉइड भी है ना, ये भी हमारा क्या है? मेम्ब्रेन सिस्टम, इसको हम बोलते हैं थर्ड मेम्ब्रेनल सिस्टम। और इसी थर्ड मेम्ब्रेनल सिस्टम पे ही हमारा क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट हो रहा है। अब फोटोसिंथेसिस के भी दो पार्ट है, एक जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग डार्क, क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। और जो हमारा ये थैलाकॉइड है इसको हम वन मान लें और स्ट्रोमा को हम मान लें सेकंड मान लें। तो ये जो फर्स्ट है ना, और ये क्या है? सेकंड। जो फर्स्ट वाला है इसको हम बोलेंगे थैलेकॉइड, क्या बोलेंगे? थैलेकॉइड। और ये सेकंड वाला इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा लैमेली, क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा लैमेली। अब थैलाकॉइड ये क्या है? ये थैलाकॉइड और जो स्ट्रोमा लैमेली है ना, ये बेसिकली है लाइट रिएक्शन। क्या है? लाइट रिएक्शन। तो बेसिकली लाइट रिएक्शन के बाद क्या होती है ये, तो हम लाइट रिएक्शन को फर्स्ट बोल देते हैं और सेकंड को बोल देते हैं डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन बेसिकली डिपेंडेंट किस पे है? थैलेकॉइड पे। और किस पे डिपेंडेंट है? स्ट्रोमा लैमेली पे। अब देखिए स्ट्रोमा लैमेली को हम बोलते हैं, थैलेकॉइड को हम बोल देते हैं PS फर्स्ट, क्योंकि बड़ा सिस्टम है। और ये कैसा सिस्टम है? PS सेकंड। कोई प्रॉब्लम? लेकिन ये क्या है? गलत है, ठीक है ना? PS फर्स्ट बोलते हैं इसको, ठीक? इसलिए जानबूझ के मैंने गलत बोला था कि आप इसको समझिए, बड़े और छोटे से मतलब नहीं है। ये है हमारा स्ट्रोमा लैमेली, क्या है? PS फर्स्ट। और ये हमारा क्या है? PS सेकंड, ठीक है? डोंट कंफ्यूज, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब ऐसा मत सोचिए कि मैंने गलत लिख दिया था, वैसे सही देखा जाए तो मैंने गलत लिख दिया था। तो थैलेकॉइड क्या है? PS सेकंड। और PS फर्स्ट क्या है? लैमेली। ये बेसिकली दोनों क्या है? लाइट रिएक्शन। अब जो PS फर्स्ट है और ये है क्या? PS सेकंड, ठीक? अब हम यहाँ पे लिख देते हैं PS सेकंड और यहाँ पे आगे लिख देते हैं PS फर्स्ट, PS फर्स्ट। और PS फर्स्ट के बाद स्टार्ट होगा हमारा डार्क रिएक्शन। क्या होगा? डार्क रिएक्शन। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो PS सेकंड से स्टार्ट होता है और डार्क रिएक्शन पे खत्म होता है, दैट इज अ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ये क्या है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। स्टार्ट कहाँ से होगी? थैलेकॉइड से। और किससे स्टार्ट होगी? स्ट्रोमा से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रिएक्शन है, दैट इज अ लाइट रिएक्शन। और यहाँ से यहाँ तक का जो रिएक्शन है, दैट इज अ डार्क रिएक्शन। अब इस दोनों रिएक्शन में हो क्या रहा है? और दोनों रिएक्शन कहाँ हो रहे हैं? हमारे क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रोमा है वो बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डार्क रिएक्शन के लिए। तो हम एक और चीज़ लिख लेते हैं, जो डार्क रिएक्शन होता है, डार्क का मतलब अंधेरे में नहीं होता है। डार्क रिएक्शन का मतलब होता है कि जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट, क्या है? प्रोडक्ट। यानी कि डार्क रिएक्शन तभी स्टार्ट होगा जब ये प्रोडक्ट क्या होगा? इसमें एंट्री करेगा। और इस प्रोडक्ट का नाम है ATP। क्या नाम है इसका? ATP। और इसका नाम है NADPH। ये जो दो प्रोडक्ट हैं ये किसके प्रोडक्ट हैं? लाइट रिएक्शन के। यानी कि PS सेकंड और PS फर्स्ट के बाद क्या होगा कि ये दोनों प्रोडक्ट हमको क्या होंगे? हमको मिलेंगे। और जब ये दोनों हमको प्रोडक्ट मिलेगा तभी हमारा क्या स्टार्ट होगा? डार्क रिएक्शन। तो बेसिकली जो हमारा ये लाइट रिएक्शन है, ये हमारा लाइट रिएक्शन है, ये हमारा लाइट रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? इसी को हम बोलते हैं फोटो फास्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? फोटो फास्फोराइलेशन, ठीक? और डार्क रिएक्शन हमारा क्या होता है? डार्क रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है? हमारा CO2 क्या होती है? कन्वर्ट होती है C6H12O6 में। और ये तभी फिक्स होगी जब इसमें क्या मिल जाएगा? ATP और NADPH। यानी कि CO2 को C6H12O6 में अगर हमको बनाना है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस। और रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कौन सा है? NADPH। ठीक है। तो इस पूरी की कहानी में हमको यही पढ़ना है, PS फर्स्ट पढ़ना है, PS सेकंड पढ़ना है, आखिर में PS फर्स्ट और PS सेकंड कैसे मिलके ATP और NADPH का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इस ATP और NADPH के बाद जो हमको पढ़ना है क्या? डार्क रिएक्शन। तो हम अभी जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? हम PS फर्स्ट को पढ़ेंगे और PS सेकंड को और PS फर्स्ट को। आखिर में PS सेकंड क्या होता है और PS फर्स्ट क्या होता है, कैसे ये दोनों रिएक्शन जो होते हैं उसके कारण से ATP और NADPH बनता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। और इसी डार्क रिएक्शन को ही हम बोलते हैं कैल्विन साइकिल। क्या बोलते हैं? कैल्विन साइकिल। अब एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है आखिर में, साइकिल क्या होती है? नॉन साइकिल। जब हम फोटो रिएक्शन फर्स्ट और फोटो रिएक्शन सेकंड को पढ़ेंगे तो फोटो रिएक्शन फर्स्ट हमारी क्या होती है? साइक्लिक।
मतलब होती नहीं है, ये हो सकती है साइक्लिक। और ये कैसी होती है? नॉन साइक्लिक। कैसी होती है? नॉन साइक्लिक। तो आखिर में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का मतलब क्या होता है? देखिए, देखिए कभी भी नॉन साइक्लिक में, किसमें? नॉन साइक्लिक में। कभी भी नॉन साइक्लिक में जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, और ये रिएक्शन जब चलती रहती है फर्दर ऑन फर्दर ऑन फर्दर ऑन, तो कभी भी हमको ये फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। जिस जगह से स्टार्टिंग हो और वो स्टार्टिंग पॉइंट हमको आगे जाकर मिले ही ना, ये हमारा फर्स्ट क्या हो जाए? लैप्स हो जाए, तो दैट इज अ नॉन साइक्लिक। अब साइक्लिक क्या होती है? साइक्लिक ये होती है कि जब कभी भी किसी प्रोडक्ट से हमारा क्या हो, रिएक्शन स्टार्ट हो, तो उसमें लास्ट में वो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट ऑलरेडी बन जाए, यानी कि साइकिल हो और पहला प्रोडक्ट हमको क्या हो जाए? फिर से मिल जाए। यानी कि जिस रिएक्शन की शुरुआत जिस प्रोडक्ट से हो रही है, वो घूमने के बाद, सारा प्रोसेस करने के बाद लास्ट जो प्रोडक्ट बने, यानी कि इंड प्रोडक्ट और फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है? सेम। यानी कि जिस भी रिएक्शन में फर्स्ट प्रोडक्ट और एंड प्रोडक्ट क्या होता है? सेम होता है, वो रिएक्शन होती है साइक्लिक। और जिसमें कभी भी फर्स्ट प्रोडक्ट कभी भी एंड प्रोडक्ट के बराबर ना हो, तो वो कैसी होती है? नॉन साइक्लिक। इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि क्या होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। एक होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट और एक होता है फोटो सिस्टम सेकंड। बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा। और एक होता है आपका एल एच एस, है ना। अब एल एच एस का मतलब वो नहीं कि एल एच एस और आर एच एस ले रहे हैं। एल एच एस का मतलब होता है लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। ठीक। तो पी एस फर्स्ट भी हमारा एल एच एस है और पी एस सेकंड भी हमारा एल एच एस है। यानी कि ये हमारा लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम फर्स्ट है और ये हमारा क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम सेकंड। अब जो हमारा ये एल एच एस है, यानी कि क्या है? एल एच एस फर्स्ट है और इसको भी बोल सकते हैं एल एच एस हमारा क्या है? सेकंड है। कोई दिक्कत? देखिए फर्स्ट क्या है और सेकंड क्या है। देखिए फर्स्ट सिस्टम और सेकंड सिस्टम है क्या? देखिए ये एक्चुअल में क्या है? फोटो सिस्टम। क्या है? फोटो सिस्टम। ये भी क्या है? हमारा फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम का मतलब ये है कि जो फोटोन की एनर्जी लेने के बाद प्रोसेस स्टार्ट हो। यानी कि इस फोटो सिस्टम में हमारी जो स्टार्टिंग हो रही है, वो किससे हो रही है? फोटोन से। किससे हो रही है? फोटोन से। हो रही, हो रही है। थोड़ी देर इसको भूल जाइए, ठीक। थोड़ी देर इसको भूल जाइए। देखिए ये दोनों क्या है? फोटो सिस्टम। इसको ऐसे लिख लेते हैं आसान भाषा में, फोटो, और ये है हमारा सिस्टम। अब देखिए फोटो सिस्टम में हो क्या रहा है? फोटो सिस्टम में आ रहा है हमारा फोटोन। क्या आ रहा है? फोटोन। और फोटोन से क्या निकल रहा है? क्वांटम। क्या निकल रहा है? क्वांटम। और क्वांटम जो है एक्चुअल में क्या है? वो एनर्जी है। वो क्या है? एनर्जी है। अब ये क्वांटम एनर्जी कैसी है? जैसे हमारी लाइट का स्पेक्ट्रम है ना, वी आई बी जी वाई ओ आर। तो जो स्पेक्ट्रम है हमारा, इस स्पेक्ट्रम में क्या है? अलग अलग क्या है? वेवलेंथ है। और जैसे हम क्या करेंगे? ब्लू की तरफ भागेंगे और इधर किस तरफ भागेंगे? रेड की तरफ भागेंगे। तो इधर हमेशा जब भी हम इधर की तरफ भागेंगे, यानी कि ब्लू की तरफ, तो एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और इस तरफ भागेंगे तो हमारी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। इतना आपको पता है। तो अब ये जान लीजिए कि, ये जान लीजिए कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इमर्सन। जिनका नाम था इमर्सन। तो इमर्सन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ना एक टेस्ट किया। उन्होंने एक टेस्ट किया। तो उन्होंने टेस्ट किया कि जब भी उन्होंने किसी एक, ये पत्ती थी, ठीक है ना, और इस पत्ती पे उन्होंने टेस्ट किया। जब उन्होंने यहाँ पर 680 से ज़्यादा की वेव लेंथ को इस्तेमाल किया, 680 से ज़्यादा की वेव लेंथ को इस्तेमाल किया, तो देखा कि जो फोटोसिंथेसिस थी वो ड्रॉप हो गई। फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रही थी। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब इन्होंने स्पेशल यानी कि 680 के ऊपर की वेवलेंथ को इस्तेमाल किया, तो फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। ध्यान दीजिएगा। यहीं से आपको फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड समझ में आएगा। जब उन्होंने 680 नैनोमीटर की ज़्यादा वेवलेंथ को इस्तेमाल किया, मतलब कि उन्होंने और किसी भी वेवलेंथ को इस्तेमाल नहीं किया, तो फोटो सिस्टम क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। लेकिन जब उन्होंने क्या किया? दो वेवलेंथ का इस्तेमाल किया, एक 680 से नीचे वाली प्लस, और एक 680 से ऊपर वाली। तो ये 680 से क्या थी? ऊपर वाली। ये 680 से क्या थी? ज़्यादा वाली। और ये भी क्या थी? 680 से ज़्यादा वाली। लेकिन इसमें जब इन्होंने मिला दिया 680 से कम वाली, तो उन्होंने देखा कि फोटोसिंथेसिस ना बहुत तेज़ी से क्या हुई? इंक्रीज़ हुई। तो उनको कुछ समझ में आया। उनको कुछ समझ में आया कि आखिर में इस पूरी की पूरी थ्योरी में कोई चीज़ छिपी हुई है। कोई चीज़ छिपी हुई है। देखिए एक होता है रेड जोन। क्या होता है? रेड जोन। और एक होता है फार रेड जोन। ये दोनों है क्या? देखिए रेड जोन का मतलब है कि 680 से लेके 700। जब देखिए 700 के ऊपर तो TW एंगल मैंने बता दिया था कि 700 के ऊपर तो फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं। लेकिन जब इमर्सन ने टेस्ट किया तो उन्होंने देखा कि 680 से 700 के बीच की अगर वेवलेंथ दी जाए, तो फोटोसिंथेसिस तो होगी ही नहीं। उसके बाद इन्होंने कहा कि 680 से अगर नीचे दी जाए, 680 से नीचे, 680 से यहाँ डिक्रीज न लगा के 680 से अगर बिलो की वेवलेंथ इस्तेमाल की जाए, तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक। अब उन्होंने सोचा कि अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने क्या किया? थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने रेड जोन, रेड जोन का मतलब है 680 से लेके 700, और एक था हमारा फार रेड जोन। फार रेड जोन मतलब 680 से बिलो। इन दोनों को मिला दिया। इन दोनों क्या कर दिया? मिला दिया, प्लस कर दिया। तो उन्होंने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस हो रही थी वो 680 से भी ज़्यादा हो रही थी।
अब इससे क्या पता लगा? अब इससे बहुत ही भयंकर चीज़ पता लगी। भयंकर का मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगी कि यानी कि हमारे प्लांट में जो हमारा लाइट से हमारी जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, बेसिकली इसके दो सिस्टम काम करते हैं। एक पीएस सेकंड काम करता है और एक पीएस फर्स्ट काम करता है। तो जो पीएस सेकंड काम करता है, ये बेसिकली 680 से बिलो, और ये हमारा काम करता है 680 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में। यहाँ तक बात समझ में आई? तो जो भी हमारी पीएस सिस्टम सेकंड है, वो 680 के नीचे की जो है वेवलेंथ इसको एब्जॉर्ब करता है, और 680 से लेकर 700 तक ये एब्जॉर्ब करता है। तो उन्होंने क्या एक हाइपोथेसिस दी, और उन्होंने बताया कि हमारे प्लांट में दो तरह के फोटो सिस्टम काम करते होंगे। एक फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करता होगा और एक फोटो सिस्टम सेकंड। और इन्हीं दोनों फोटो सिस्टम को अगर हम मिला दें तो इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं हम, यानी कि लाइट रिएक्शन। यानी कि लाइट रिएक्शन बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है। एक ऐसी लाइट पे डिपेंडेंट है जो 680 के बिलो हो, उसके लिए एक अलग फोटो सिस्टम है, और इसके लिए क्या है? अलग फोटो सिस्टम है। और ये दोनों फोटो सिस्टम मिलकर आखिर में कर क्या रहे हैं? ये दोनों मिलकर बेसिकली एटीपी प्लस NADPH को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यही एटीपी और NADPH बेसिकली कहाँ जा रहा है? डार्क रिएक्शन में। कहाँ जा रहा है? डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में जाने के बाद यही एटीपी और NADPH आखिर में कर क्या रहा है? ये CO2 क्या कर रहा है? फिक्स कर रहा है। अब इसकी कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। हम अभी तक पढ़ते हैं कि आखिर में इसमें एटीपी और NADPH कैसे निकलता है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में प्लांट सिस्टम में फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड कैसे खोजा गया। फोटो सिस्टम सेकंड ऐसे खोजा गया कि जब हमने क्या दिया, 680 के नीचे दिया, तो हमारा मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा था। अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इसको। मतलब हमने जब 680, कोई भी प्लांट है उसको अगर 680 के नीचे की दोगे तो उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, नॉर्मल हो रही है, ना बहुत तेज हो रही है ना बहुत धीमी हो रही है। लेकिन 680 के सिर्फ ऊपर की, मतलब कोई भी और 680 के नीचे की मत दो, सिर्फ 680 से लेकर 700 के बीच की अगर वेवलेंथ अगर हम देते हैं तो उसमें क्या होगा? उसमें बेसिकली क्या होगा? हमारा होगा ही नहीं फोटोसिंथेसिस। उस फिनोमिना को बोलते हैं हम रेड ड्रॉप। क्या बोलते हैं? रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप का मतलब है कि 680 से 700 के बीच की अगर वेवलेंथ दी जाए प्लांट को तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। 700 के बाद तो होनी ही नहीं है, मगर 680 से 700 के बीच नहीं होगी। लेकिन इसी में अगर हम इस यानी कि 680 के नीचे की वेवलेंथ को मिला दें तो फोटोसिंथेसिस ना ड्रामेटिकली बहुत तेज हो जाती है। इसका मतलब है कि दो सिस्टम ना मिलकर काम कर रहे हैं। अब आखिर में दो सिस्टम है क्या, इसको हम लोग ब्रीफ में पढ़ते हैं। अब जब इन दोनों सिस्टम की स्टडी करी गई तो हमने बोला कि एक है पीएस सिस्टम सेकंड और एक है पीएस सिस्टम फर्स्ट। यानी पीएस का मतलब हो गया फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट। अब हमने इसमें देखा कि आखिर में है क्या। देखिए ये हमारे थैलेकॉइड है ना, तो थैलेकॉइड के बीच बीच में ये क्या है? बेसिकली क्वांटासोम। ये क्या है? बेसिकली क्वांटासोम। और इस क्वांटासोम में भरे क्या है? पिगमेंट। ये क्या है? भरे पिगमेंट। इन्हीं पिगमेंट में पाए जाते हैं हमारे पीएस सिस्टम फर्स्ट और पीएस सिस्टम सेकंड। यानी कि अब देखो, एक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे हजारों की संख्या में क्वांटासोम होते हैं, तो उसमें कोई पीएस सिस्टम फर्स्ट होगा और कोई पीएस सिस्टम सेकंड होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? हमारी थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन। ये जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है ये इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा क्या हो गया? पूरा का पूरा थैलेकॉइड हो गया। इसी थैलेकॉइड पे क्या है? ऐसे हजारों की संख्या में क्या है? क्वांटासोम है। और ये क्वांटासोम बेसिकली किसके हैं? ये हमारे हैं पीएस फर्स्ट के और पीएस सेकंड के। अब पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड कुछ है नहीं। पीएस सेकंड बेसिकली है क्या? पीएस सेकंड बिलो 680 है। क्या है? बिलो 680 सिस्टम है। और पीएस फर्स्ट क्या है? ये है 680 टू 700। तो इसीलिए हमने पीएस फर्स्ट को हमने बोल दिया कि P700 और इसको हमने बोल दिया P680। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट है क्या? अब हम इन दोनों सिस्टम को थोड़ा सा लाइटली जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, फोटो सिस्टम मिलके बना हुआ है दो चीज़ों से। एक है हमारा रिएक्शन सेंटर, एक है हमारा रिएक्शन सेंटर, और एक है हमारा एसेसरी एसेसरी पिगमेंट। ठीक है ना? देखिए, रिएक्शन सेंटर भी क्या है? रिएक्शन सेंटर बेसिकली एक मॉलिक्यूल है। ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है जो कोई चीज़ रिएक्ट कर रहा है। अब ये रिएक्ट कब करेगा? जब एसेसरी पिगमेंट इसको क्या देगा? एनर्जी। क्या देगा? इसको एनर्जी देगा। और एसेसरी पिगमेंट हमारे हैं क्या? एसेसरी पिगमेंट में हमारे क्लोरोफिल बी, और उसके बाद आपका मान चलिए कि कैरीटिनॉइड, और आपका आएगा ज़ैंथोफिल। देखिए, ये हमारे क्या है? एसेसरी पिगमेंट। इस एसेसरी पिगमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो हमारा क्या है? क्लोरोफिल ए। ये क्लोरोफिल ओ ए बोले, क्लोरोफिल बी। कैरोटिनॉइड क्या है? कैरोटिनॉइड भी हमारा ये है। ठीक। और ये है हमारा कौन? ज़ैंथोफिल। ठीक। तो ज़ैंथोफिल बेसिकली क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं पिगमेंट को। प्रोटेक्ट पिगमेंट। अगर हमारी सनलाइट में, अगर हमारी सनलाइट की किसी भी स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ बहुत कम है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यूवी एक्सपोजर है या एक्सरे एक्सपोजर है, तो बेसिकली क्या करते हैं? ज़ैंथोफिल हमको क्या करते हैं? हमारे पिगमेंट को बचा लेते हैं। अपना मर जाते हैं और दूसरे को क्या करते हैं? बचा लेते हैं। यानी कि पूरी की पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि सीने में गोली खा लेते हैं। कौन खा लेते हैं? ज़ैंथोफिल। कैरोटिनॉइड क्या करते हैं? कैरोटिनॉइड की अपनी एक रेंज है। अपनी क्या है? अपनी एक रेंज है। तो ये बेसिकली जो है कैरोटिनॉइड की रेंज जो है करीब करीब मान के चलिए कि मेरे ख्याल से 450 टू 500 है ना।
ये 450 to 500 के बीच की भी वेव लेंथ करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लोरोफिल बी बेसिकली क्या करते हैं, क्लोरोफिल बी जो है 450 और 640 नैनोमीटर की वेवलेंथ के आसपास की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखिए 450 बेसिकली किधर जाएगा, ये ब्लू की तरफ जाएगा और ये किधर जाएगा, रेड की तरफ जाएगा। ठीक, तो इतना करना। इसमें देखिए, इसमें एसएससी पिगमेंट में ये आ गए, और रिएक्शन सेंटर में हमारा कौन सा आ गया, हमारा रिएक्शन सेंटर दो टाइप का होगा, या तो P680 होगा यानी कि फार रेड वाला, और एक होगा हमारा P700 यानी कि रेड वाला। एक रेड है, इसको हम बोलेंगे रेड, और इसको हम बोलेंगे फार रेड। तो ये बेसिकली दोनों मिल के काम करते हैं, यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट, और ये कैसा है, फोटो सॉरी ये फोटो सिस्टम सेकंड है, और ये फोटो सिस्टम क्या है हमारा फर्स्ट। ये दोनों क्या करेंगे, मिल के काम करेंगे। कोई प्रॉब्लम। अब इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है कि जो भी हमारे ये होते हैं फोटो सिस्टम होते हैं, तो ये मान लीजिए फोटो सिस्टम, इसको हम देख लेते हैं ये ऐसे, तो ये फोटो सिस्टम सेकंड है और ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है। तो इसमें क्या है, इसमें ये फोटो सिस्टम 700 का मतलब है कि इसके पास क्या है, ये मतलब बहुत ही माइन्यूट अगर रोशनी आएगी तो उस पर भी काम कर जाता है, और ये 680 जो है वो हाई एनर्जी वाले के लिए है। तो इसमें जो पिगमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग अलग होता है। देखिए जो कैरोटेनॉइड, जो इसमें कैरोटेनॉइड है, कैरोटीनॉइड, तो जो कैरोटेनॉइड है वो फोटो सिस्टम सेकंड में क्या होगा, ये ज़्यादा पाया जाएगा, और इसमें क्या होगा, ये कम पाया जाएगा। क्लोरोफिल बी, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, इसमें होगा इसमें होगा कम और इसमें होगा ज़्यादा। ठीक, क्यों, क्योंकि कैरोटीनॉइड और ज़ेंथोफिल क्या करते हैं, बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो 680 में हाई एनर्जी है तो यहाँ पे ज़्यादा होंगे, और यहाँ पे क्या एनर्जी कम है तो यहाँ पे कम होंगे, यहाँ पे क्लोरोफिल बी क्या होंगे, वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा जाते नहीं है, एक बेसिकली सा छोटा सा फिगर देख लेते हैं कि आखिर में कैसे होता है हमारा LHC। तो देखिए LHC क्या होता है, LHC बेसिकली जो है वो मेम्ब्रेन के बीच में बना हुआ जो है एक पॉइंट है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सेंटर है, ठीक है ना, इस सेंटर में ये एक है, इसको हम बोल दिए दैट इज़ अ रिएक्शन सेंटर, दैट इज़ अ रिएक्शन सेंटर। और ये हमारे क्या हो गए, ये छोटे छोटे, ये हमारे पिगमेंट हो गए, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे पिगमेंट हो गए। इन पिगमेंट का काम क्या है, इन पिगमेंट का काम है कि जो भी लाइट आएगी, ये क्या है, लाइट। अब लाइट की क्या है, स्पेक्ट्रम है, इसका लाइट का क्या है, अपना एक स्पेक्ट्रम है। ठीक, जिसको हम बोलते हैं PAR। क्या बोलते हैं, PAR। PAR क्या है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। इसका नाम क्या है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ये फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है, ये कहाँ पर पड़ेगी, ये इन एसेसरी पिगमेंट पे पड़ेगी। और जैसे एसेसरी पिगमेंट पे पड़ेगी, ये सारे के सारे एसेसरी पिगमेंट क्या होंगे, ये एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे। एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक भगोना है, ठीक है ना, एक बाउल है, या क्या बोलते हैं, भगोना ही तो बोलते हैं इसको, है ना। और यहाँ पे आपने लगा दिया आग, और ये आग जो है यहाँ से जलने लगी, इसके ऊपर आपने एक ढक्कन रख दिया। ठीक, अब यहाँ पे आपने पानी भर दिया, तो जब इसको आप हीट देंगे तो क्या होगा, धीरे 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 पानी गर्म करेगा, फिर पानी बॉयल होगा, और जब बॉयल होगा तो ढक्कन अपने आप क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में ये भगोने का ढक्कन है। तो जब धीरे 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 ये पिगमेंट क्या होंगे, ये पिगमेंट हाइपर एक्टिव होंगे, तो ये क्या करेंगे, ये इसको एनर्जी देंगे, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा एक्टिव। ये क्या हो जाएगा, एक्टिव। ये क्या हो जाएगा, एक्टिव। और जैसे एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इमिट करेगा। इमिट का मतलब एक्साइट करेगा। तो यानी कि पूरे के पूरे रिएक्शन सेंटर का मतलब ही क्या हुआ, ये एक्चुअल में क्या है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है रिएक्शन सेंटर। ठीक, ये पार्ट कौन है, ये पार्ट है हमारे एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट को ही हम बोलते हैं एंटीना पिगमेंट। एंटीना पिगमेंट का मतलब क्या होता है, एंटीना पिगमेंट का मतलब होता है जो लाइट यानी कि पार स्पेक्ट्रम को, यानी कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करें। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करें, ये आपस में एनर्जी को क्या करें, कलेक्ट करते रहें, और कलेक्ट करने के बाद ये रिएक्शन सेंटर क्या करें, इसको दे दें। तो एंटीना पिगमेंट और रिएक्शन सेंटर, तो अब रिएक्शन सेंटर आपका P680 भी हो सकता है और P700 भी हो सकता है। ठीक, P680 होगा तो भी वही काम करेंगे, एंटीना पिगमेंट क्या करेंगे, इसको क्या देंगे, एनर्जी देंगे। और जब ये एनर्जी इसको पूरी की पूरी तरीके से मिल जाएगी तो ये क्या करना चालू करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। यहाँ तक समझा गया। इसीलिए एंटीना पिगमेंट को हम बोलते हैं कलेक्टर। क्या बोलते हैं, कलेक्टर। यानी कि क्या करता है, ये लाइट को क्या कर रहा है, कलेक्टर कर रहा है, कलेक्शन कर रहा है, यानी कि एसएससी में लाइट कलेक्ट कर रहे हैं, और कलेक्ट करने के बाद किसको दे रहे हैं, ये रिएक्शन सेंटर को दिए। अब जब रिएक्शन सेंटर को इन्होंने ये दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कन्वर्टर। क्या बोलेंगे, कन्वर्टर। यानी कि हमारा P680 और P700 एक्चुअल में क्या है, कन्वर्टर है, जो लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। अब ये कन्वर्ट कैसे कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या कर देता है, कन्वर्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे करता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन आगे करता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाके ईटीएस को क्या करता है, एक्टिव करता है। ईटीएस क्या करता है, एक्टिव करता है। और जब ईटीएस एक्टिव होगा तो यहाँ पे एक और चीज़ एक्टिव होगा, जो क्या बनाएगा, ADP से ADP। चलो ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब हमको एक चीज़ तो मिल गई, लेकिन हमको NADPH नहीं मिला।
वो कैसे नहीं मिला उसको हम पढ़ते हैं। अभी तक समझ आ गया ना आपको, फोटो सिस्टम समझ आ गया, फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट वाला 680 और वाला 700 हो गया। एंटीना आ गया, पी एस फर्स्ट पी एस सेकंड, पी एस फर्स्ट वाला कौन सा हो गया जो 700 680 से 700 यानी कि रेड जोन, और पी 680 वाला कौन सा हो गया जो 680 के नीचे वाला जो फार रेड है, मतलब रेड से जो है थोड़ा सा दूर वाला स्पेक्ट्रम यानी कि ब्लू की तरफ जिसमें हायर एनर्जी है। ठीक है, अब हम स्पेक्ट्रम को पढ़ने की, वो स्पेक्ट्रम को बोले फोटो सिस्टम को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए अब एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। देखिए है क्या, ये है पी एस सिस्टम फर्स्ट, ठीक, सेकंड मान लीजिए, ये शुरुआत यहीं से करते हैं क्योंकि इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है ना। और एक आपका हो गया पी एस फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए पी एस सेकंड और पी एस फर्स्ट हो गया। पी एस फर्स्ट और पी एस सेकंड कुछ नहीं है, दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ पिगमेंट, दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ पिगमेंट। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑफ क्या है, पिगमेंट है। ये है कॉम्प्लेक्स ऑफ पिगमेंट। और ये कैसे कॉम्प्लेक्स ऑफ पिगमेंट है, जो ऐसे पिगमेंट हैं जो 680 के क्या करें, बिलो की लाइट को एब्जॉर्व करके रिएक्शन सेंटर को लाइट दें। और ये कौन से हैं, ये बेसिकली है 680 टू 700। अब इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो क्या है, पी 680, और इसका रिएक्शन सेंटर है पी 700। और इसके जो एसेसरी पिगमेंट यानी कि एंटीना पिगमेंट हैं वो कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल। इसमें कैरोटीनॉइड की मात्रा क्या रहेगी, ज़्यादा, क्लोरोफिल बी की मात्रा रहेगी कम, क्योंकि कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल बेसिकली क्या करते हैं, फोटो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। दैट इज वाई कैरोटीनॉइड क्या होगी, इसमें ज़्यादा पाए जाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, कम पाए जाएंगे। ठीक, अब इतना आ गया। अब ये दोनों बेसिकली करते क्या है, इसमें जो रिएक्शन सेंटर होता है ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहे हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये दोनों सिस्टम बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये जो है लाइट की एनर्जी को ले रहे हैं, लाइट की एनर्जी को ले रहे हैं। और लाइट की एनर्जी को लेने के बाद, लाइट की एनर्जी को लेने के बाद ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं। एक्साइट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को शांत कौन करेगा, भाई कोई भी चीज़ अगर एक्साइट हो रही है तो इस एक्साइट का मतलब क्या है, एक्साइट का मतलब है एनर्जी। कुल मिला के लाइट की एनर्जी आई, और लाइट की एनर्जी को इन दोनों रिएक्शन सेंटर से क्या हुआ, एक्साइटमेंट मिला, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर गया, रिमूव कर गए। अब इनको शांत करने के लिए एक और प्लेस होता है, इस प्लेस को बोलते हैं ईटीएस। क्या बोलते हैं, ईटीएस, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल दीजिए, और चाहे तो बोल दीजिए ईटीसी यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई तो पकड़ने वाला होना चाहिए, जो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करे, पकड़ ले, कोई प्रॉब्लम। तो जो इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, जो इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमेशा कहाँ पाए जाएंगे, ईटीएस में। कहाँ पाए जाएंगे, ईटीएस में, कोई दिक्कत। जो भी हमारा पीएस सेकंड होगा और इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को क्या, इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा, और इस इलेक्ट्रॉन कौन पकड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो अब ये दोनों अलग अलग सिस्टम है, इन दोनों अलग अलग सिस्टम के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम क्या है, इसका नाम है प्लास्टो, और इसका नाम है फाइलो। कोई प्रॉब्लम, इनका नाम है प्लास्टो और इनका नाम है फाइलो। और प्लास्टो का जो नाम है, इनका असली नाम है क्यूनोन। क्या नाम है, क्यूनोन। इनका भी क्या नाम है, क्यूनोन। कोई प्रॉब्लम। अब एक हो गया प्लास्टो भैया और एक हो गए फाइलो भैया। इनका काम क्या है कि जब भी लाइट पड़े, ये हमारा फोटो जो हमारी एक्चुअल में क्या है, ये एल एच सी है, एल एच एस, और ये क्या है, एल एच एस, यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में जो हमारा रिएक्शन सेंटर है वो कौन है, पी 680। इसका रिएक्शन सेंटर कौन है, पी 700। इस पी 700 को रिएक्ट कौन करवा रहा है, इसके एसेसरी पिगमेंट यानी कि एंटीना पिगमेंट। ये क्या कर रहा है, कलेक्टर की तरह काम करके लाइट को कलेक्ट करके अपनी क्या करते हैं, एनर्जी को बढ़ाते हैं और एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर देते हैं पी 700 में। और ये रिएक्शन सेंटर बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्साइट होता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फेंक देता है। और इस इलेक्ट्रॉन को कैच करने वाले होते हैं प्लास्टो क्यूनोन और फाइलो क्यूनोन। अब ये क्या करते हैं, ईटीसी पे जाके, ये हम जो है अभी आगे पढ़ेंगे। करते कुछ नहीं, ये बेसिकली कुछ नहीं करते हैं, ये बेसिकली करते क्या है, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट मैनेज करते हैं। क्या करते हैं, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होता है, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये इस मेम्ब्रेन पे बनाते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या बनाते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट। और प्रोटॉन ग्रेडियंट ही एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, स्टार्ट करती है एटीपी सिंथेस को। और एटीपी सिंथेस क्या करता है, एटीपी की क्या करता है, सिंथेसिस। लेकिन अब यहाँ पे ये सब चीज़ें समझ में आ गई। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर में एनएडीपीएच बनता कैसे है, क्या इसमें साइक्लिक है, क्या नॉन साइक्लिक है, कौन सा लीनियर है, कैसे क्या हो रहा है, एक साइकिल में क्या होता है, एक साइकिल में क्या होता है, ये चीज़ हमको पढ़नी। लेकिन अच्छा एक चीज़ तो हम बताना भूल गया आपको कि देखिए दोनों में तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन तभी इमिट होगा जब यहाँ से कोई ऐसा चीज़ हो जो इसको इलेक्ट्रॉन देता रहे और इसको भी इलेक्ट्रॉन देता रहे। तो ये सारी कहानी जो है, अब इसको हम सीरियल वाइज पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपको बेसिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये हमने फिगर बनाया। अब आप सोचेंगे कि हमने क्या बना दिया। देखिए ये है आपका ये, ठीक, दैट इज, इसका नाम है, इनका नाम है पी 680। जैसे ही हमने पी 680 लिखा, इसका मतलब ये कि क्या होना चाहिए, रिएक्शन सेंटर। और इस रिएक्शन सेंटर के बगल में ये हैं छोटे छोटे एसेसरी यानी कि एंटीना पिगमेंट, जो ये क्या कर रहे हैं,
ये क्या कर रहे हैं, ये है लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये लाइट को कर रहे हैं एब्जॉर्ब। तो लाइट को हम थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं ना, डू 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 डू। ये हमारी क्या है, लाइट। और लाइट हमारी कैसी है, क्वांटम। क्या है, लाइट को की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम। और ये जो क्वांटम है, इस क्वांटम को बेसिकली ये कैसी क्वांटम है, इलेक्ट्रो मैग, जो भाई लाइट है ना वो कैसी लाइट है, जो हम लोग लाइट देखते हैं ना, ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे ही लाइट इस पर पड़ी, जैसे ही लाइट किस पे पड़ी, E680 पे, वैसे ही ये सारे के सारे जो है खिलखिला के हंस दिए। वो कौन सा गाना है, मैंने बोला फूलों से खिलखिला के बोलो तो वो हंस दिए। तो जैसे ही ये लाइट इस पे पड़ी, ये सारे के सारे जो एसेसरी पिगमेंट थे, इन्होंने इस क्वांटम की एनर्जी को एब्जॉर्व किया। और ये एब्जॉर्व करने के बाद क्या हुए, ये एक्टिव होते गए। और एक्टिव होने के बाद ये इसको एनर्जी क्या कर दिए, इसको एनर्जी इन्होंने ट्रांसफर कर दी। जैसे इसको एनर्जी ट्रांसफर करी, इसमें क्या हुआ, ये एनर्जी ट्रांसफर हुई और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया, इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया। और इसने कितने इलेक्ट्रॉन को इमिट किया, 2 इलेक्ट्रॉन को। कितने इलेक्ट्रॉन को इमिट किया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन को। और ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन को इमिट किया, 2 इलेक्ट्रॉन को। जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन को इमिट किया, यहीं पर एक पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम है प्लास्टो। इसका क्या नाम है, प्लास्टो। ठीक। और प्लास्टो, इसका जो सरनेम है वो क्या है, क्यूनोन। प्लास्टो क्यूनोन। कोई दिक्कत। इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया, ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और जैसे ही ये रिड्यूस हुआ, इसने क्या किया, अपनी एनर्जी को फिर से जो है इसने ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन को। कहाँ पे, ये आपका है ई टी, और ये है आपका एस, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। इसको क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। तो जो हमारा जो प्लास्टोक्यूनोन होता है, इसको आप जान लीजिए आपकी नॉलेज के लिए, एक होता है क्यूए और एक होता है क्यूबी। जो क्यूए होता है वो टाइटली बाउंड होता है और क्यूबी जो होता है वो लूज बाउंड होता है। मगर आप इसको इतना बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सीधा सा मतलब है कि प्लास्टोक्यूनोन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। और इस इलेक्ट्रॉन को उसने क्या कर दिया, इमिट कर दिया ईटीएस पे। और ये ईटीएस बेसिकली किसका है, ये ईटीएस बेसिकली बना हुआ है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स का। ठीक। अब ये साइटोक्रोम B6F जो कॉम्प्लेक्स है, ये एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक। दैट इज अ साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स। और जो साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स है, ये एक तरह का ऐसा कॉम्प्लेक्स है, देखिए ईटीएस को थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, आप समझिएगा कि कौन सी चेन है, ईटीएस की। अब यहाँ पे ये साइटोक्रोम B6 में ऐसे पाए जाते हैं, ये ये कॉम्प्लेक्स में है, मतलब इसमें कई सारे साइटोक्रोम रहते हैं, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F। तो हम दोनों को साथ में बना लेते हैं, ठीक है ना। ये है साइटोक्रोम, इसका नाम है B और इसका नाम है F। ये है साइटोक्रोम। ये साइटोक्रोम बेसिकली करते क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ले लेते हैं, तो ये एक्टिव आते हैं, इनके हाथ हैं, इनके क्या है, हाथ हैं। और ये हाथ में लगी हुई है एक रस्सी। क्या लगी हुई है, एक रस्सी। और यहाँ पर है एक चैनल, यहाँ पर एक है चैनल। इस चैनल को हम बोलते हैं प्रोटॉन पंप चैनल। और ये प्रोटॉन पंप चैनल को क्या कर देते हैं, एक्टिव। क्या कर देते हैं, एक्टिव। अभी समझते थे, मैं सब बताऊं। ये प्रोटॉन पंप चैनल क्या कर देते हैं, एक्टिव। यानी कि इनके पास ये एक तरह की वो रहती है, क्या कहते हैं कि चाबी। ये रस्सी है और ये रस्सी के ऊपर क्या लगा हुआ है, ढक्कन। ये लगा हुआ है ढक्कन। जैसे ये रस्सी को ये क्या करते हैं, पुल करते हैं, तो ये ढक्कन क्या होता है, ओपन। क्या होता है, ओपन। तो हुआ क्या, जैसे ये ढक्कन ओपन होगा तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ से H+ ये आना चालू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या हुआ, ये स्टेप। जैसे ही लाइट आई तो सेकंड स्टेप जो इसके एसएसपी पिगमेंट है, उन्होंने क्या किया, इस क्वांटम की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। थर्ड, इन्होंने क्या किया, इस रिएक्शन सेंटर को क्या किया, एक्साइट किया। और जैसे ही एक्साइट हुआ, इसने क्या किया, इमिट कर दिया किसको, इलेक्ट्रॉन को। इस इलेक्ट्रॉन का जो इमिटेंस हुआ, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का, वो किस पे गया, प्लास्टोक्यूनोन पे। और प्लास्टोक्यूनोन ने क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट कर दिया किस पे, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स पे। बेसिकली यहाँ से, इस जगह से ये स्टार्ट होता है ETS, जिसको हम बोलते हैं ETC। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ETC। और ETC पे जैसे गया ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ETC पे। इसने क्या किया, साइटोक्रोम B6 को क्या किया, मतलब एक्टिव किया। और इसने क्या किया, ये रस्सी जो है नीचे की तरफ खींच दी। यानी कि साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, जब क्या करते हैं, जब ये एक्टिव होते हैं तो क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप चैनल को क्या करते हैं, ओपन। और जैसे ही प्रोटॉन पंप को ओपन करते हैं, वैसे ही ये H+ क्या होता है, वो अंदर की तरफ आना स्टार्ट होता है। और यहाँ पर क्या बन जाता है, इसको बोलते हैं हम प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट। और जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बोलता है तो इसी को हम बोलते हैं PMF। पीएमएफ मतलब होता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। फिर सुन लीजिए, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। जगह कम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो रिएक्शन हो रही है, ये जो कि आपका P680 कहाँ पाया जाएगा, थैलेकॉइड में। कहाँ पाया जाएगा, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे। कहाँ पाया, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे। ईटीएस भी कहाँ पाया जाएगा, ये ईटीएस बोथ पाया जाएगा, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे। और यहाँ पे ये कौन सा एरिया है आपका, ये है स्ट्रोमा लैमेली। क्या है, स्ट्रोमा LAMALLAE।
क्या है, स्ट्रोमा लेमली। और ईटीएस जो है बेसिकली स्ट्रोमा लेमली की भी मेम्ब्रेन पाया जाएगा और थैलाकॉइड की भी मेम्ब्रेन पे पाया जाएगा। और ये जो बीच वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। यानी कि स्ट्रोमा लेमली के बीच का स्पेस और थैलाकॉइड, एक्चुअल में जो हमारा थैलाकॉइड था वो क्या था, मतलब मेम्ब्रेनल सिस्टम था ना, तो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर का पार्ट क्या है, ल्यूमेन। और ये वाला हमारा पार्ट है स्ट्रोमा। क्या है, स्ट्रोमा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो जब आपने देखा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी स्टेप हुआ, उस स्टेप से ये वाला प्रोसेस हो गया, कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट आना स्टार्ट किया। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ तक आ गया, अब यहाँ तक रुक जाइए। अब ये बात देखिए कि जब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, जैसे ही यहाँ पे एक्साइट हुआ, इसने अपनी एनर्जी क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया प्लास्टोक्यूनोन पे। और जैसे ही इसने प्लास्टोक्यूनोन पे किया, ये क्या हो गया, इसके पास तो अब 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। अब जब दूसरी जब लाइट इस पे पड़ेगी, मतलब पहली लाइट की जो पहली क्वांटम पड़ा, यानी कि जब फर्स्ट क्वांटम यानी कि एक क्वांटम आया, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इसके पास ऐसा नहीं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन का भंडार हो, बस यानी कि इसके पास जब एनर्जी आएगी तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी, इमिट कर देगी। अब इसको कहीं ना कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, अब आप याद करिए रिएक्शन, जिस रिएक्शन का फॉर्मूला है क्या, उस रिएक्शन का फॉर्मूला है CO2 प्लस H2O। ये मिलके क्या बनाते हैं, ये मिलके बनाते हैं O2 प्लस C6H12O6। अब इसमें ये CO2 का फिक्सेशन आपको हमने बताया था कि स्ट्रोमा में होगा, यानी कि स्ट्रोमा में CO2 का फिक्सेशन होगा और यहाँ से क्या बनेगा, C6H12O6, ये तो बनेगा। तो लेकिन ये दोनों रिएक्शन तो कहाँ पे हो रही है, स्ट्रोमा में। और ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है थैलेकॉइड में, ना कि कहाँ पे हो रही है, स्ट्रोमा लेमली में। अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड फोटो सिस्टम आपको समझ आएगा कि भगवान ने इतनी खूबसूरती के साथ इसको बनाया क्यों। तो ये आपके कहाँ हो रहा है, H2O का किस में कन्वर्जन हो रहा है, O2 में। अब यहाँ पे क्या है, H2O। तो देखिए यही थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में एक और पाया जाता है इंसान, काफ़ी सारे इंसान हैं ये, इसको बोलते हैं OEC। क्या बोलते हैं इसको, OEC। OEC का मतलब होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, ये करता क्या है, इसमें एक एक होता है OEC कॉम्प्लेक्स। इस OEC कॉम्प्लेक्स में एक कंपाउंड होता है मेटल Mn और कैल्शियम। ये इसका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। जब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये जो तुम्हारे पार्टिकल है यानी पिगमेंट है, एसेसरी पिगमेंट है, जब यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो ये OEC को भी क्या कर देते हैं, एक्टिव। और जैसे ही OEC एक्टिव होता है तो ये एक साइकिल होती है, कॉक साइकिल बोलते हैं, जो S0 से S4 होती है, ये H2O को क्या करती है, तोड़ देती है। H2O क्या कर देती है, तोड़ देती है। तो जब H2O, इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो ये H2O क्या कर देती है, स्प्लिट। तो यानी कि अब जान गए कि H2O का स्प्लिट क्यों हुआ, यहाँ पे H2O क्या होता है, स्प्लिट। और जब यहाँ पे H2O स्प्लिट होगा तो इसके 3 भाग हो जाएंगे, एक भाग ये, एक भाग ये और एक भाग ये, यानी कि 3 भागों में ये बटेगा। जब H2O टूटेगा तो ये होगा E में, यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और क्या निकलेगा यहाँ पे, O2। O2 को थोड़ा नीचे बना देते हैं, O2 यहाँ निकल गई और यहाँ निकलेगा H+। तो जब एक बार यानी कि एक मॉलिक्यूल H2O का टूटता है तो क्या होता है, इससे बनते हैं, देखो अभी यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, 2H2O कर देते हैं ना। जब 2H2O टूटता है तो यहाँ पे कितने आते हैं, 4, यहाँ पे कितने आते हैं, 4, और यहाँ पे कितने आते हैं, 1। ठीक, यानी कि एक एक जब H2O टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा, 1/2O2। तो इसलिए हम कंफ्यूजन ना करने के लिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2H2O। जब ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा, 4 इलेक्ट्रॉन में, और 4 इलेक्ट्रॉन में टूटेगा तो यहाँ पे आएगा 4H+, और यहाँ पे एक O2 क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी एज ए बाई प्रोडक्ट। और ये H+ कहाँ चला जाएगा, PMF के पास। कहाँ जाएगा, PMF के पास। और हमारा PMF क्या होगा, इंक्रीज। हमारा PMF क्या होगा, इंक्रीज। और जो हमारा ये 4E है, ये कहाँ चला जाएगा, रिएक्शन सेंटर के पास। कहाँ जाएगा, रिएक्शन सेंटर के पास। और जैसे रिएक्शन सेंटर के पास जाएगा, फिर जैसे ही दूसरा क्वांटम आएगा, इसको छोड़ दीजिए स्टेप वाला, जैसे ही क्या आएगा दूसरा, जैसे ही दूसरा क्वांटम आएगा तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया तो ये साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी। जब फिर साइकिल स्टार्ट होगी तो फिर यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन पंप क्या होगा, ओपन होगा, और यहाँ से फिर से H+ आएगा और यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट करता क्या है, ये PMF करता क्या है, ये PMF करता क्या है, यहाँ पे एक और प्रोसीजर होता है, इसको हम मिटा देते हैं। इसी ETS पे एक और पाया जाता है, जिसका नाम है, इसी ETS पे एक और पाया जाता है, एक और थोड़ा सा मैं आपको ऐसे बना रहा हूँ ना जिससे आपको एक बार में समझ में आ जाए। तो ये यहाँ पर पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ATP सिंथेस। क्या बनता है, ATP सिंथेस। और ATP सिंथेस ऐसा होता है चक्री टाइप का। कैसे बनाए हम आपको, एक मिनट में बना रहा हूँ, फिर मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, फिर चालू कर रहा हूँ। देखिए ये मैं बना दिया थोड़ा सा, ये आपका है ATP सिंथेस। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। ये आपका क्या है, ATP सिंथेसिस। देखिए ATP सिंथेस में ना ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, और एक पोर्शन आपका हो गया ये पोर्शन, देखिएगा। तो ये पोर्शन जो है वो कहाँ पे है, ये मतलब ल्यूमेन में है, और ये पोर्शन कहाँ पे है, स्टोमा में। तो जो पोर्शन देखिए जहाँ पर, देखिए अब ये आपका आ गया ना, आप समझिए हो क्या रहा है, ये एक चक्री टाइप की है जो ऐसे घूम रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, PMF बढ़ता जा रहा है। PMF का मतलब कि यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये H+ क्या करेगा, यही प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो इस ATP सिंथेस के ऊपर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा PMF।
और जैसे ही पीएमएफ आएगा ये इसको क्या करेगा, घुमा देगा, और जैसे ही क्या करेगा, सर्किल में घूमेगा, तो ये वाला सर्किल ऐसे घूमेगा, ठीक है ना, ऐसे। तो ये चक्री क्या होगा, घूमना चालू करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जाएगा एडीपी और यहाँ से निकलेगा एटीपी, और स्ट्रोमा में जो एटीपी की सिंथेसिस है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। बात समझे आप? यानी कि बेसिकली एटीपी सिंथेस को, इसको इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एटीपी सिंथेस। ये जो एटीपी सिंथेस है ये बेसिकली ये मशीन है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अल्फा और बीटा की क्या होती है, सब यूनिट होती है। 3 अल्फा होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, 3 बीटा, ठीक है, 3 बीटा। ये आपका कौन सा होता है, ये आपकी गामा होती है। ये आपकी कौन सी होती है, गामा या लेमडा होती है, लेमडा होती है, सॉरी लेमडा यूनिट होती है। और यहाँ पे कौन सी यूनिट होती है, सी सब यूनिट होती है ना, सी सब यूनिट होती है, ठीक है, ठीक है। चल लेमडा मेरे से गामा होती है, यहाँ पे गामा बीटा अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा 3 अल्फा 3 बीटा 1 गामा, और यहाँ पर जो है सी सब यूनिट होती है। तो बेसिकली जो एटीपी सिंथेस होता है, ये एटीपी सिंथेस बेसिकली काम करता है किस पे, प्रोटॉन ग्रेडियंट पे। और जब प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है, यहाँ पे जब जाके काम करता है, तो ये क्या होता है, ये सर्किल वाइज जो है ये घूमता है, वाकई में घूमता है रियलिटी में। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल रहे हैं, अगर वो कौन सा वो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए, तो हमको देखते हैं कि ये क्या होता है, पीएमएफ जो होता है सी सब यूनिट क्या करता है, राउंड कराता है, जिससे फिर गामा सब यूनिट राउंड होती है। और फिर जब ये राउंड होती है तो यहाँ से क्या होता है, एडीपी जो है वो एटीपी में बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जो ल्यूमन आपका अंदर पाया जाएगा, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, तो इसी को बोलते हैं F0 और इसी को बोलते हैं F1। जब आप पढ़ोगे और आगे F0 और F1, ये बेसिकली यही चीज़ है। तो जहाँ से स्टार्टिंग होगी उसको क्या बोलेंगे, F0। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, सी सब यूनिट से। यानी कि यहाँ पे जो पीएमएफ है वो क्या कर रहा है, पीएमएफ यानी कि प्रोटॉन ग्रेडियंट ही कर रहा है, एटीपी सिंथेसिस रन करा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडीपी से एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। और जो एटीपी की सिंथेसिस हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा में होता क्या है, डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है, एटीपी, और क्या जरूरी है, NADPH। एटीपी तो हमको मिल गया, लेकिन हमको भी NADPH नहीं मिला। जो हमारी इतना रिएक्शन था ये बेसिकली किससे रिलेटेड था, फोटो सिंथेसिस, फोटो सिस्टम फर्स्ट से। अब देखिए फोटो सिस्टम सेकंड क्या होता है, ये है हमारा फोटो सिस्टम सेकंड। और ये फोटो सिस्टम सेकंड का क्या है, ये है रिएक्शन सेंटर, इसका नाम क्या है, P700। सेम टू सेम यहाँ क्या पाए जाएंगे, एसेसरी पिगमेंट। क्या पाए जाएंगे, एसेसरी पिगमेंट। अब यहाँ पर आएगी लाइट, यहाँ पर क्या आएगी, लाइट। और जैसे लाइट आएगी तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिट होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिट होगा। देखो ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। इसका फॉर्मुला बता दूँ कितने इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, 2। जैसे ही एक्साइट होगा तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2। यहाँ पे क्या आएगी, लाइट। लाइट किसको जो है इफेक्ट करेगी, एसएसटी पिगमेंट को। एसएसटी पिगमेंट किसको एनर्जी देंगे, किसको देंगे, P700 यानी रिएक्शन सेंटर को। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिट होगा। तो अब यहाँ पर भी तो कोई होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इसका जो फोटो सिस्टम क्या है, सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम सेकंड का जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसको हमने क्या बोला था, इसका नाम क्या था, प्लास्टो। और इसका नाम क्या होगा, फाइलो। क्या होगा, इसका नाम होगा फाइलो। और इसकी सरनेम क्या है, क्यूनोन। तो इसका भी सरनेम क्या होगा, क्यूनोन होगा। और जैसे ही फाइलो क्यूनोन क्या होगा, इसको जब मिलेगा तो फाइलो क्यूनोन क्या करेगा, जैसे यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स था, साइटोक्रोम B6 है ना, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स था। तो ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे मेटल क्लस्टर होते हैं, क्या होते हैं, मेटल क्लस्टर। और मेटल क्लस्टर बेसिकली किसके होते हैं, आयरन के प्लस सल्फर के। तो जैसे ही यहाँ पे क्या होता है, मेटल क्लस्टर होता है, तो जब इसको एनर्जी मिलती है, यहाँ पे क्या मिलती है, एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन के थ्रू मिलेगी। जैसे ही इसको एनर्जी मिलती है, ये एक और तरीके का, ये इसकी मेम्ब्रेन ही आगे बढ़ रही है, थोड़ा फिगर कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो इसकी जो एनर्जी यहाँ मिलती है 2 इलेक्ट्रॉन के जरिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा। और ट्रांसपोर्ट होने के बाद जाएगा फेरीडॉक्सिन पे। कहाँ जाएगा, फेरीडॉक्सिन पे, ठीक है ना। तो ये किसको एक्टिव करती है, फेरीडॉक्सिन को। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन किसको रिड्यूस करता है, फेरीडॉक्सिन को। और जैसे ही फेरीडॉक्सिन जो है रिड्यूस होता है, ये फेरीडॉक्सिन एक तरह की कैंची है, एक तरह क्या है, कैंची। इसको ऐसे मान लो और ये ऐसे मान लो, ठीक। तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है FNR। FNR क्या होता है, यहाँ जगह नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, FNR। तो FNR का मतलब क्या होता है, फेरीडॉक्सिन। F मतलब फेरीडॉक्सिन, N से हो गया NADP प्लस रिडक्टेज, रिडक्टेज। और F से क्या हो गया, F से हो गया फेरीडॉक्सिन। फेरीडॉक्सिन फेरीडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज। और जैसे ही ये इसको कट करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है NADP प्लस में। और NADP प्लस क्या है, ये मतलब जो है ऑक्सीडेटिव स्टेज है। क्या है, ऑक्सीडेटिव स्टेज, ठीक है ना। और इस स्टेज पे क्या होता है, NADP प्लस लगा हुआ है, यानी कि ढूंढ रहा है। तो ये प्रोटॉन देखो यहाँ से निकल रहा था ना, प्रोटॉन, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है ATP सिंथेटेज से क्या लगा, निकल रहा था। तो जो ये H प्लस है, ये H प्लस जाके क्या करता है, इसके साथ बाइंड होता है और कन्वर्ट कर देता है इसको NADPH में। आया समझ में, थोड़ा सा प्रोसेस है। अगर मैं इतने सारे फिगर को अगर एक बार में नहीं बताता ना, अलग अलग बताता तो आप समझ ही नहीं पाते। अब इसमें एक और स्टेप बचा हुआ है, इसमें एक और स्टेप बचा हुआ है। और उस सिस्टम का नाम है, देखिए इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पीएमएफ को यहाँ पे हटा दे रहे हैं, ठीक है ना, ल्यूमेन को हटा देते हैं। यहीं पे एक और कंपाउंड होता है, जैसे यहाँ पे प्लास्टोक्यूनोन था ना, वैसे यहाँ पे एक और स्मार्ट सा वर्कर होता है। इसको थोड़ा सा हम बना देते हैं ब्यूटीफुल गर्ल की तरह ना, कि ब्यूटीफुल गर्ल बहुत सारे काम करती है, ये ब्यूटीफुल क्या है, गर्ल है। और इसका नाम है प्लास्टोसाइनिन। ये प्लास्टोसाइनिन है क्या,
ये है मोबाइल कैरियर। क्या है? मोबाइल कैरियर। मोबाइल कैरियर का मतलब जो कहीं पर भी क्या हो, मूव कर सके। तो ये क्या करती है, जो साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स है, जब ये रिड्यूस होता है तो ये भी क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करता है, रिमूव करता है। और इस 2 इलेक्ट्रॉन को ये जो मोबाइल कैरियर यानी कि प्लास्टोसाइनिन नाम की लड़की है, ये इसको लेके आती है कहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा, इसको लेके यहाँ क्यों आती है, कोई मुझको बता पाएगा? इसको लेके वो यहाँ पे इसलिए आती है क्योंकि देखो लाइट यहाँ पे आई, लाइट ने क्या किया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इमिट कर दिया। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इमिट कर दिया, इसकी एनर्जी क्या हो गई, डाउन हो गई। अब ये लाइट चाहे जितनी पड़ती रहे इस पे, ये कभी 2 इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं कर पाएगा। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर कर रही है, वो कौन कर रही है, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन कहाँ से कर रही है, इसी ईटीएस वाले से 2 इलेक्ट्रॉन को वापस कर रही है। और ईटीएस स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहाँ से। और स्टार्ट क्यों हुआ था, सबसे पहला स्टार्टेंस था कि जब क्वांटम ने किसको, रिएक्शन सेंटर को क्या कर दिया था, एनर्जाइज कर दिया था। और ये एनर्जाइज होने के बाद इसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को इमिट किया था। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कौन कर रहा था, यहाँ पे H2O। कौन पूरा कर रहा था, H2O। यानी कि मेन डोनेटर कौन है इलेक्ट्रॉन का, कौन है, मेन डोनेटर यानी कि प्राइमरी डोनेटर, इसको बोलेंगे क्या, प्राइमरी डोनेटर। प्राइमरी डोनेटर कौन है, H2O। अब H2O ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इसको क्या किया, देखो ये लगातार रिएक्शन सेंटर को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और यहाँ से क्या पड़ रही है, क्वांटम की लाइट पड़ रही है। और ये क्वांटम की लाइट जैसे ही पड़ रही है तो इसी एनर्जी से क्या हो रही है, फोटोलाइसिस भी हो रही है। H2O की क्या हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है। तो यहाँ से इसकी फोटोलाइसिस हुई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाने के बाद किसके पास गया, प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन के पास जाने के बाद कहाँ गया, वो साइटोक्रोम B6 पे। और साइटोक्रोम B6 ने क्या स्टार्ट कर दिया, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स ने बेसिकली क्या स्टार्ट किया, ये इसने क्या किया, इसने इस प्रोटॉन पंप चैनल की रस्सी को खींच दिया, तो ये ओपन हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है वो स्ट्रोमा से कहाँ आने लगा, ल्यूमन में। और जब ल्यूमन में आया तो यहाँ पे जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ गया तो उसने किसको स्टार्ट कर दिया, एटीपी सिंथेस को। एटीपी सिंथेस को स्टार्ट किया तो क्या हो गया, एडीपी से एटीपी बनना चालू हो गया। तो हमको स्ट्रोमा का पहला प्रोडक्ट मिल गया। उसके बाद यहाँ पे जो प्लास्टोसाइनिन नाम की लड़की थी, उसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, यहाँ से जो है मतलब कैरी कर लिया। और कैरी करने के बाद किसको दे दिया, किसको दे दिया, इसको दे दिया फोटो सिस्टम 700 को। और फोटो सिस्टम 700 को देने का मतलब क्या है कि अगर इसको नहीं देगी तो केवल और केवल फेरिडॉक्सिन ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो एफएनआर यानी कि फेरिडॉक्सिन एनएडीपी प्लस रिडक्टेज को काटता है। यानी कि इस एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है, एनएडीपी प्लस को निकालता है। और यही एनएडीपी प्लस जो एटीपी सिंथेटेज के द्वारा, देखो हाँ यहाँ पे देखो हम एक चीज़ बताना ही भूल गए, सारी चीज़ें बता ले गए। देखो F0 F1 तो आप लोग समझ ही लिए थे। देखो जब एटीपी सिंथेटेज काम करता है तो करता क्या है, तो यहाँ पर ये जो पीएमएफ आ रहा था ना, तो पीएमएफ को ये जो सर्कल घूम रहा था, ये बेसिकली कर क्या रहा था, ये बेसिकली यहाँ से जो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, देखो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ता है तो फट जाएगा ये। तो इस हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को भी निकालना इसका काम है। तो ये इसके पास ना एक अलग से ऐसे पाइप है, ये ऐसे पाइप है ये। तो ये इसी पाइप के जरिए, देखो यहाँ से हाइड्रोजन अंदर आ रहा था, किसके जरिए, प्रोटॉन पंप चैनल के अंदर से आ रहा था। तो ये प्रोटॉन पंप चैनल अलग चीज़ है और ये एटीपी सिंथेसिस अलग चीज़ है। तो इसी प्रोटॉन पंप ग्रेडियंट की वजह से एटीपी सिंथेसिस जब काम करता था तो ये जो बढ़ा हुआ हाइड्रोजन का जो ये मानक है अंदर जो ल्यूमेन के अंदर है, इसको ये बाहर निकालता था। तो यहाँ से H+ क्या होता था बाहर, और इसी H+ को जो है NADP+ क्या करता था, अटैच कर लेता था। और अटैच करने के बाद क्या कर देता था, NADPH बनता था। यानी कि फिर से पूरी प्रोसेस यहाँ समझ लीजिए। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, देखिए फिगर थोड़ा सा हैक्टिक है, लेकिन आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट, ईटीएस और फोटो सिस्टम सेकंड है। मैंने काफ़ी देर सोचने के बाद बताया कि इसको कैसे समझाया जाए कि एक बार में आप लोगों को समझ आ जाए। तो फिर से स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं कि देखिए P680 कब एक्साइट होगा, जब इसको क्वांटम की एनर्जी मिलेगी सनलाइट से। क्वांटम की एनर्जी जब इसको मिलेगी तो उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, पिगमेंट। कौन से पिगमेंट, एसएससी पिगमेंट, क्लोरोफिल बी विशेष करके। उसके बाद इस एनर्जी को कहाँ ट्रांसफर होगी, फोटो रिएक्शन सेंटर पे। रिएक्शन सेंटर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन इमिट करने के बाद कहाँ जाएगा, प्लास्टोक्विनोन पे। प्लास्टोक्विनोन के बाद कहाँ जाएगा, वो साइटोक्रोम B6 पे। साइटोक्रोम B6 बेसिकली कहाँ पे चला जाएगा, ईटीएस पे। ईटीएस क्या करेगा, जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा ये प्रोटॉन पंप चैनल को ओपन कर देगा। प्रोटॉन पंप से क्या होगा, प्रोटॉन जो है स्ट्रोमा से ल्यूमन में जाएंगे। ल्यूमन में जाने के बाद क्या होगा, जब यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और इधर से भी H+ की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो यहाँ का क्या होगा, पीएमएफ क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब यहाँ का पीएमएफ इंक्रीज होगा तो ये पीएमएफ जो होगा वो एटीपी सिंथेसिस को क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। पीएमएफ की जो साइट होती है वो कैसे साइट होती है, जो ल्यूमन के अंदर होती है, जहाँ से पीएमएफ स्टार्ट होता है उसको F0 बोलते हैं। और जो बाहर जहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस होती है उसको क्या बोलते हैं, F1। यानी कि ये कौन साइट है, F1, और ये साइट है F0। उसके बाद साथ ही साथ में जब एटीपी सिंथेसिस काम करता है तो जो ल्यूमन का हाइड्रोजन होता है यानी कि H+ होता है, प्रोटॉन होता है, वो क्या होता है, इसी एटीपी सिंथेसिस की वजह से ये क्या होता है, स्टोमा में वापस आ जाता है। और जब वापस आता है तो ये प्रक्रिया यहाँ पे पूरी हो जाती है। और यहाँ पे जो प्लास्टोसाइनिन रहता है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से लेने के बाद वो फोटो सिस्टम 700 के पास यानी फोटो सिस्टम सेकंड के, ये कौन सा फोटो सिस्टम है, ये फोटो सिस्टम सेकंड, सॉरी फोटो सिस्टम कौन सा है, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है, ये इसके पास चलाता है। और जब यहाँ पे आता है तो ये क्या करता है भाई, देखो अब एक बार लाइट आएगी तो इलेक्ट्रॉन तो इमिट होगा, लेकिन इसको दोबारा तो इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए ना, तो साइकिल बंद हो जाएगी। तो अब देखो साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुई, फोटो सिस्टम बताइए भाई, फोटो सिस्टम सेकंड से। फोटो सिस्टम सेकंड से साइकिल स्टार्ट हुई प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से प्रोटॉन पंप चैनल से एटीपी सिंथेसिस के बाद जो है फिर कहाँ गई, प्लास्टोसाइनिन पे। उसने 2 इलेक्ट्रॉन को वापस लिया, फिर कहाँ गया, यहाँ पे P700 पे। P700 को फिर से क्या कर दिया, एक्साइट कर दिया। एक्साइट करने के बाद क्या हुआ, ये फाइलोक्विनोन से मेटल क्लस्टर है ना, जिसमें आयरन और सल्फर है। फिर यहाँ से फेरिडॉक्सिन पे, और फेरिडॉक्सिन के बाद कहाँ गया, एफएनआर पे। और फेरिडॉक्सिन और एफएनआर ने मिलकर क्या बनाया, NADP+, जो इस एटीपी सिंथेसिस का जो H+ था इसके जरिए क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हुआ और क्या बन गया, NADPH। अब देखिए इसी में कुछ और भी चीज़ें आती हैं।
जैसे जब ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से एटीपी भी बन गई और लास्ट में क्या बना, एनएडीपी। मगर एनएडीपी किसी में से बना, फोटो सिस्टम फर्स्ट की वजह से, यानी कि P700। अगर भगवान ने P700 का सिस्टम नहीं दिया होता तो हम एनएडीपी को नहीं बना पाते। देखिए, अब जो है दो तरह के पाथवे होते हैं। एक होता है लीनियर पाथवे, जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक पाथवे, और जिसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक पाथवे, और एक होता है साइक्लिक पाथवे। अब देखिए, साइक्लिक पाथवे और नॉन साइक्लिक पाथवे में क्या डिफरेंस है, यहीं पे जान लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि साइक्लिक पाथवे का मतलब क्या है और नॉन साइक्लिक। पहले हम नॉन साइक्लिक लेते हैं। जब भी कोई रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होगी, P680 से। कहाँ से, P680 से, यानी कि फोटो सिस्टम सेकंड से जब भी कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होगी तो देखिए P680 तभी आगे बढ़ेगा ना जब हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो, मतलब यहाँ पे H2O जो है स्प्लिट हो, और हमेशा क्या होगी, O2 इवॉल्व होगी। यानी कि PS फर्स्ट हमेशा किसके लिए इंपॉर्टेंट है, O2 के इवोल्यूशन के लिए, और दूसरा काम किसके लिए, H2O के स्प्लिट के लिए। अगर H2O स्प्लिट नहीं होगा तो क्या होगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा नहीं। जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं तो एक बार एक्साइट होने के बाद ये मर जाएगा। यानी कि अगर प्लांट में पानी नहीं रहेगा तो कभी भी H2O का स्प्लिट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जब H2O का स्प्लिट होगा तो क्या होगा, O2 इवॉल्व होगी। जब O2 इवॉल्व होगी तो क्या होगा, H+ निकलेगा और E- निकलेगा। और जब E- निकलेगा तो E- क्या होगा, जो इधर से E- निकला है, इस E- को फिल कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा। भाई ये E निकलेगा, इसको रिप्लेस करने वाले तो कोई होना चाहिए, तो ये क्या कर देगा, E इसको रिप्लेस कर देगा। फिर E कहाँ जाएगा, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से कहाँ जाएगा, बी साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पे। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो है वो किसको स्टार्ट कर देगा, प्रोटॉन पंप को। जब प्रोटॉन पंप आएगा तो क्या बनाएगा, PMF। तो PMF जो है इधर जो प्रोटॉन पंप चैनल का जो जो रिफ्लेक्स है, जो स्ट्रोमा से रिबन की तरफ हो रहा है, तो यहाँ पे H+ ग्रेडियंट बढ़ता है, ऐसे बोलेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट। और साथ ही साथ में जहाँ पे ये स्प्लिट हो रहा था H2, यहाँ पे 4+4 H+ निकल रहा था, तो ये भी यहाँ पे PMF बढ़ रहा है। हायर PMF क्या करेगा, जब जब हायर PMF नहीं होगा तो हमारा जो इस मशीन का नाम क्या है, इस मशीन का नाम है ATP सिंथेस। तो जब भी एटीपी सिंथेस तभी काम करेगा, ये ऐसी मशीन है जब पीएमएफ बहुत ज़्यादा होगा। और पीएमएफ ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे F0 और F1 सब यूनिट मिलके एडीपी से क्या बनाएंगे, एटीपी। हमेशा याद रखिएगा, जहाँ से एडीपी से क्या बनेगा, एटीपी वो कौन सी यूनिट है, F1। F1 यूनिट बेसिकली 3 अल्फा और 3 बीटा सब यूनिट से मिलकर बनता है। बीच वाली यूनिट गामा होती है, और यहाँ वाली क्या होती है, सी वाली यूनिट होती है, वो F0 यूनिट होती है। F0 यूनिट से ही क्या बाइंड होगा, आपका पीएमएफ। और इसी पीएमएफ की ग्रेडिंग के कारण ही ये पीएमएफ क्या करेगा, मूव, ये जो सी वाला या F0 है मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तुम्हारा गामा भी मूव करेगा, वो डेल्टा ही मूव करेगा, और उसके डेल्टा गामा है जो भी है ना, ये मूव करेगा, तभी तो आपकी अल्फा बीटा सब यूनिट आपस में क्या होगी, मिक्स होगी। और जब ये मिक्स होगी तभी आपका एडीपी से क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। और इसी के साथ ही साथ जो यहाँ का हाई प्रोटॉन जो होगा वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और एटीपी की लगातार सिंथेसिस होती रहेगी। यानी कि जब भी कभी पहला वाला पाथवे यानी कि 680 वाला पाथवे होगा तो इधर एटीपी भी बन रही है, और साथ में ये किसको कर रहा है, प्लास्टोसाइनिन जाके इलेक्ट्रॉन को पूर्ति किसको कर रहा है, P700 को। यानी कि फोटो सिस्टम सेकंड भी साथ में स्टार्ट हो रहा है। और जब फोटो सिस्टम सेकंड स्टार्ट होगा तो फेरेडॉक्सिन की वजह से क्या बनेगा, NADP+। ये फाइलोक्विनोन को देगा, फाइलोक्विनोन किसको देगा, आयरन सल्फर का जो कि फेरेडॉक्सिन है। और फेरेडॉक्सिन के बाद क्या होगा, जो FNR के साथ मिलकर NADP+ बना देगा, और ये जो बाहर निकलने वाला H+ इसको न्यूट्रलाइज करके NADP बना रहेगा। यानी कि देखो सारा का सारा प्रोसेस किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन का, और इसका। किसी कारण से मान लो ये 680 काम नहीं कर रहा है, 680 काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं DMUC। इसको हर्बिसाइड ही बोलते हैं। आजकल लोग जैसे DMUC ले लेते हैं और उसको हर्बिसाइड के रूप में इस्तेमाल करके तो मर जाता है। DMUC करता क्या है, DMUC बेसिकली क्या करता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन के इमिटेंस को बंद कर देता है। यानी रिएक्शन सेंटर पे काम करता है और रिएक्शन सेंटर को बंद करता है। जब ये रिएक्शन सेंटर बंद हो जाएगा तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, साइटोक्रोम B6 जो है वो एक्टिव नहीं होगा। जब एक्टिव नहीं होगा तो प्रोटॉन नहीं एक्टिव होगा, प्रोटॉन नहीं एक्टिव होगा तो यहाँ पे ग्रेडियंट नहीं बनेगा, तो एटीपी सिंथेस नहीं काम करेगा, एटीपी सिंथेस नहीं काम करेगा तो क्या होगा, एटीपी नहीं बनेगा। आया। और जब एटीपी नहीं बनेगा तो यहाँ से कोई भी प्रोसेस जो है प्लास्टोसाइनिन के जरिए उसको मिलेगा नहीं। और जब इसको ये प्लास्टोसाइनिन के जरिए जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं तो होगा क्या, जब यहाँ पर नहीं मिलेगा तो याद करो, जब यहाँ इसको मिलेगा नहीं प्लास्टोसाइनिक जरिए नहीं, मतलब ये भाई मिलेगा ही नहीं, तो ये क्या करेगा, ये जो है इसने 2 इलेक्ट्रॉन बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हुआ, गया किस पे, फाइलोक्विनोन पे। फाइलोक्विनोन पे गया, मेटल क्लस्टर पे गया, मेटल क्लस्टर किस पे गया, फेरेडॉक्सिन पे गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना। अब ये इसको एक्टिव हो गया, अब कैंची तो काटने के लिए तैयार है ना इसको, लेकिन जब इसको पीछे से एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो काट नहीं पाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, सीधे डायरेक्ट चला जाएगा कहाँ पे, साइटोक्रोम B6 पे। और साइटोक्रोम B6 जो है ना वो प्रोटॉन चैनल को ओपन कर देगा, और जब प्रोटॉन चैनल को ओपन कर देगा तो एटीपी तो बनना चालू हो जाएगी, एटीपी तो बनना चालू हो जाएगी। और एटीपी बनने के बाद प्लास्टोसाइनिन जो होगा वो इसको लेके क्या होगा, फिर वापस यहाँ लौट आएगा। तो ये जो एक साइक्लिक पाथवे हो गया, यानी कि ये जो पाथवे हो गया, एक मिनट, जब इसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो ये पाथवे, ठीक, तो ये पाथवे, ये पाथवे, ये पाथवे, ये पाथवे, ये पाथवे चलेगा। तो ये जो पाथवे है दैट इज साइक्लिक पाथवे। अगर ये पाथवे बंद हो गया, जैसे मैं यहाँ पे कपड़ा डाल दे रहा हूँ, कपड़ा थोड़ा गंदा है लेकिन मैं डाल दे रहा हूँ, अगर ये पाथवे हम बंद कर दें, ठीक, इतना पाथवे, तो हमारा जो ये पाथवे है, ये पाथवे आपको दिख रहा है, दैट इज अ साइक्लिक पाथवे। और अगर ये पाथवे अगर अगर इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉन साइक्लिक पाथवे। अगर ये साइकिल इसको हम बंद कर देंगे तो ये वाला पाथवे हमारा स्टार्ट रहेगा, मगर इस पाथवे में क्या होगा, NADPH नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसको फर्दर एनर्जी नहीं मिल रही। हाँ, ये बस खाली इलेक्ट्रॉन के जरिए क्या होगा, घूमता रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा, एटीपी बनती रहेगी। तो अब इसका डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का, ठीक है ना। और भी कुछ चीज़ें हैं फिगर के अलावा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा मेरे ख्याल से।
देखिए मैं फिगर बहुत अच्छा बना सकता था, लेकिन जगह इतनी छोटी है ना, अब इतने ही स्पेस में लिखना है, वो भी मार्कर से लिखना है। थोड़ा सा बड़ा स्पेस हो ना तो उसको फिर हम लोग थोड़ा सा वैसा एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट मेरे पास वैसे साधन नहीं है। और ये तो पेन कैसे करूँ, चलिए जाने दीजिए। तो अभी हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या है, अब इसको हम लोग समराइज़ कर लेते हैं ना। अब हम लोग समझेंगे तो कोई भी चीज़ हमको समझ आएगी। एक पीएस सेकंड था और एक क्या था, पीएस फर्स्ट। ठीक है ना, एक फोटो सिस्टम क्या था, सेकंड था, और एक फोटो सिस्टम क्या था, फर्स्ट था। इसको थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं ना, थोड़ा सा और समझ में आएगा। कुछ चीज़ लिखनी है हम लोग को। इस जगह लिखते हैं पीएस, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया पीएस फर्स्ट। ठीक है ना। अब देखिए पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड में हुआ क्या, सबसे पहले यहाँ पे क्या पड़ी, लाइट। यही तो पड़ी, आगे क्या पड़ी, लाइट। कोई प्रॉब्लम। जैसे ही लाइट पड़ी तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का इमिटेंस किया। कहाँ से किया, पी, इसका पी सेकंड कितना है, P680, और इसको लिख देते हैं P700। कोई प्रॉब्लम। और जैसे ही P680 जो है यहाँ से इमिट हुआ तो इसने क्या किया, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जब इसने इमिट किया तो इसने क्या किया, इसने किया प्लास्टो। प्लास्टो मैंने बताया ना, इसका नाम प्लास्टो था। इसने इमिट किया तो इसको किया, इसने भी प्लास्टो, इसने प्लास्टो को इसने किया फाइलो को, तो मैं बोलते नहीं हूँ क्या है, PHY फाइलो। ठीक, मैं क्या कहा था, इन दोनों का सरनेम क्या है, सेम है। इसका सरनेम क्या है, क्यूनोन। क्या है, इसका है क्यूनोन, इसका भी क्या है, क्यूनोन। उसके बाद इसने किसको किया, देखो ध्यान देना, साइटोक्रोम B6 को हम बीच में लिख ले रहे हैं ना, साइटोक्रोम B6F। और उसके बाद तुम्हारा एक था प्लास्टो साइनिन, जो लड़की बनाया था ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है ना। और ये प्लास्टो क्यूनोन ने ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इमिट किया और किसको फेंका, साइटोक्रोम B6 को। और इसने किसको दिया, इसको प्लास्टोसाइनिक देने आया था। और जो साइटोक्रोम B6 था वो बेसिकली क्या कर रहा था, ये बना रहा था ADP से ATP। कैसे बना रहा था, वाया द प्रोटॉन ग्रेडियंट PMF, प्रोटॉन पंप चैनल। और तुम्हारा क्या था, ATP सिंथेज, जिसमें F0 और F1 यूनिट थी। और फाइलोक्विनोन क्या था, फाइलोक्विनोन किसके पास जाता था, फेरीडॉक्सिन के पास। और फेरीडॉक्सिन क्या करता था, है ना, FNR की मदद से क्या करता था, NADP क्या बनाता था, NADP प्लस। और NADP प्लस क्या करता था, यहीं पे जहाँ यहाँ पर प्रोटॉन चैनल भी था, H प्लस भी था, और ये H प्लस के साथ न्यूट्रलाइज करके क्या बनाता था, NADPH2 आया। तो ये पूरी की पूरी साइकिल हुई कैसे, देखो देखो, ये और ये, दैट इज अ जेड स्कीम। ये क्या है, जेड स्कीम, इसे क्या बोलते हैं, जेड स्कीम। और इस जेड स्कीम को दिया किसने था, इसको दिया था एक साइंटिस्ट से, जिसका नाम था हिल एंड बेन। हिल एंड बेन। तो हिल एंड बेन ने क्या दिया था, जेड साइकिल। क्या दिया था, जेड साइकिल। ये पूरी की पूरी क्या है, जेड साइकिल। कोई प्रॉब्लम। दूसरा हमने क्या सीखा, दूसरा हमने सीखा जो P680 था, यानी कि फोटो सिस्टम सेकेंड। इसमें हमने देखा था कि एक तरफ से तो लाइट आती थी, एक तरफ से तो क्या आती थी, लाइट आती थी। दूसरी तरफ से क्या होता था, दूसरी तरफ से H2O क्या होता था, स्प्लिट होता था। तो H2O कौन सी फॉर्म में स्प्लिट होता था, तीन फॉर्म में, एक O2, एक E और एक H प्लस। आया। तो जो H2O है ये किस में स्प्लिट हुआ, E में। यहाँ पे क्या हुआ, 2H, जितना H होगा उतना क्या होगा, E होगा। और O2 क्या होगा, हाफ। अगर इसको हम 2 कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। कोई प्रॉब्लम। यानी कि एक H2O का स्प्लिट होता है तो हमको 4H प्लस मिलता है, 4 E प्लस मिलता है, और एक O2 मिलती है। यानी कि एक O2 के इवोल्यूशन के लिए हमें कितने मॉलिक्यूल जरूरी है, 2H2O। कितने जरूरी है, 2H2O। और दूसरी चीज, जो ये 4H प्लस था ये क्या करता था, PMF आया। PMF क्या करता था, PMF जो है हमारा ATP सिंथेस को स्टार्ट करता था। ये सारी की सारी प्रोसेस ल्यूमन में हो रही थी। और उसके बाद जो ATP की सिंथेसिस हो रही थी वो कहाँ हो रही थी, स्ट्रोमा में हो रही थी। और साथ ही साथ में इसी के साथ एक और मशीन जुड़ी थी ATP सिंथेसिस के साथ, जो H प्लस को क्या करती थी, भगाती थी कहाँ पे, स्ट्रोमा में। तभी तो प्रोटॉन चैनल के जरिए जो है H प्लस जो है वो अंदर आ सके। याद आया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। उसके बाद हमारा P700, P700। तो P700 की स्टार्टिंग किससे हुई, लाइट से। किससे हुई, लाइट से। इसने कितना इलेक्ट्रॉन इमिट किया, 2। और इसका फुलफिलमेंट, इसका रिप्लेसमेंट कौन कर रहा था, देखिए P680 में रिप्लेसमेंट वाटर कर रहा था, इसमें कौन कर रहा था, प्लास्टो क्यू, प्लास्टो साइनिन क्या कर रहा था, प्लास्टो साइनिन, जो ब्यूटीफुल गर्ल थी, वही तो 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से लेके आके इसको दे रही थी, आता है। और उसके बाद ये 2 कहाँ जाता था, ये जाता था फाइलो क्यूनोन पे। कहाँ जाता था, फाइलो क्यूनोन पे। और फाइलो क्यूनोन पे जाने के बाद क्या होता था, ये जो है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास जाता था, फेरिडॉक्सिन। याद आया, फेरिडॉक्सिन क्या करता था, फेरिडॉक्सिन जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता था, FNR क्या था, फेरिडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज के साथ क्या करता था, करके NADP प्लस बनाता था। और इस NADP प्लस पे वही जो तुम्हारा ATP सिंथेस के जरिए H प्लस बाहर आ रहा था स्ट्रोमा में, वही H प्लस क्या करता था, इसके साथ रिएक्ट करके क्या होता था, NADPH2। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में जो हमारा पाथवे था, देखिए एक पाथवे हमारा था साइक्लिक, क्या था, साइक्लिक, CYCLIC। और एक पाथवे था हमारा जिसका नाम था नॉन
साइक्लिक। ये जो था, अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं साइक्लिक के बारे में। किसके बारे में? साइक्लिक के बारे में। जो हमारा साइक्लिक पाथवे था, थोड़ा सा मेरा स्केच बहुत कम चल रहा है। जो हमारा साइक्लिक पाथवे था वो कहाँ से स्टार्ट होता था? क्योंकि एक मिनट मार्कर को थोड़ा सही कर लूँ मैं। ये हमारा साइक्लिक पाथवे जो है हमेशा कहाँ पे पाया जाता था? पी एस फर्स्ट में। पी एस फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर क्या था? पी एस 700। ठीक। साइक्लिक पाथवे क्यों पाया जाएगा? अगर हमारा किसी तरीके से P680 काम करना बंद कर दे तो हमारा ये वाला जो पाथवे है वो किसकी तरह काम करता था? साइक्लिक पाथवे की तरह। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट था कि इसमें क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ क्या होता था? फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन का मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ लगातार क्या बनती थी? एटीपी। इसमें जब साइक्लिक होता था तो NADPH नहीं बनता था। आया कि नहीं आया? तीसरा तीसरा इसमें क्या फोटोलाइसिस होती थी कि नहीं होती थी? फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस किससे रिलेट होती है? प्रोटोलाइसिस। प्रोटोलाइसिस का मतलब कि क्या H2O टूटता था? नहीं, नहीं टूटता था। चौथा, क्या यहाँ पे DCMU काम करता था? DCMU जो QA और QU को जो है, DCMU जो तुम्हारे रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन को इमिट ही नहीं होने देता था। तो यहाँ पे क्या था? इनसेंसिटिव, क्योंकि यहाँ पे वो केवल और केवल P680 को ही क्या करता था? मतलब इनहिबिट करता था। ठीक, कोई दिक्कत? अब नॉन साइक्लिक क्या है? नॉन साइक्लिक PS फर्स्ट में भी होगी एंड PS सेकंड में भी होगी। कोई दिक्कत? इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा था? नॉन साइक्लिक, मतलब इलेक्ट्रॉन जाता था तो टूटता नहीं था। इलेक्ट्रॉन लास्ट में जाके NADPH2 तक पहुंचता था। याद आया? इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से स्टार्ट होता था, कहाँ तक जाता था? नॉन साइक्लिक वाले में। ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया? सेकंड हो गया, और थर्ड हो गया। इसमें जो फर्स्ट डोनर जो इलेक्ट्रॉन का था वो कौन था? H2O। भाई जब पहले लाइट आई तो एनर्जाइज हुआ पिगमेंट, उसी ने H2O तोड़ा। जब H2O तोड़ा तो वहां से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन निकला। तो उसी ने किसको दिया? किसको डोनेट किया? मतलब रिएक्शन सेंटर को डोनेट किया। तो फर्स्ट डोनर कौन था? H2O। फोर्थ क्या है इसमें? इसमें प्रोटोलाइसिस होगी कि नहीं होगी? हाँ भैया बताओ, इसमें प्रोटोलाइसिस क्या होगी? होगी, वाटर टूटेगा। और इसमें जो है आपका DCMU जो है वो कैसा है? सेंसिटिव है। क्या है? सेंसिटिव है। ठीक। अब देखिए ध्यान दीजिए, जो आपका साइटोक्रोम B6F ये जो था, ये क्या करता था? साइटोक्रोम B6F जो है ये प्रोटॉन चैनल को ओपन करता था कि नहीं करता था? तो अब आपसे ये सवाल है कि साइटोक्रोम B6F जो था वो कितने इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन को, मतलब प्रोटॉन चैनल को ओपन करता था? देखो, जब इसके पास कितने रहते थे? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने रहते थे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्या रहते थे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आते थे तो ये यहाँ से 2 प्रोटॉन को क्या करता था? अंदर करता था। क्या था? देखो, जैसे ही साइटोक्रोम B6 पे 2 आया तो जो प्रोटॉन चैनल ओपन होता था, तो जो स्ट्रोमा से प्रोटॉन अंदर आता था, जो आपका PMF को इंक्रीज करता था, वो क्या था? पर 2 इलेक्ट्रॉन कितना आता था? 2 प्रोटॉन। आया कि नहीं आया? जो तुम्हारा ये सेल मेम्ब्रेन थी तो इधर क्या था? स्ट्रोमा था। तो तुम्हारा यहाँ क्या था? साइटोक्रोम B6 ही तो था, जो रस्सी पकड़ के खींचता था। जो रस्सी पकड़ के खींचता तो क्या होता था? जो स्ट्रोमा से क्या था? 2 प्रोटॉन। तो जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आता था तो ये 2 प्रोटॉन को यहाँ करके अपने आप को न्यूट्रल करता था। फिर तभी यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आता था। भाई जब 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ से जब आएगा तो 2 प्रोटॉन को खींच लेगा, फिर न्यूट्रल हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 आएगा, फिर 2 खींचेगा, यानी कि पर 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना खींचा था? 2 प्रोटॉन। ठीक। और तीसरा क्या था आपका? ATP सिंथेस। क्या था? ATP SYNTHAC। एटीपी सिंथेस क्या था? एटीपी सिंथेस भी यहीं पाया जाता था। ठीक। तो वो क्या करता था? वो आपका एटीपी जनरेट करता था ना। यहाँ पे आपकी F0 साइड थी, यहाँ पे आपकी F1 साइड थी। तो F0 और F1 साइड पे क्या होता था? हमने बताया था, साथ ही में यहाँ पे एक और पाइप लगी होती थी जो यहाँ से प्रोटॉन को निकालती थी, और यहाँ से क्या होता था? ADP से बनता था ATP, ये बनता था। तो यहाँ पे होता क्या था? यहाँ पे ये होता था कि जो एटीपी सिंथेस जो काम करता था ना, तो जो आपका PMF था यानी कि H+ की कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे जब F0 तभी काम करेगा जब यहाँ पे कितने हो? 4H+। तो ये एक बार में अगर एक एडीपी से, यानी हम ये कह लें कि एक एडीपी से एक एटीपी जब बनता था, तो उसमें 4H+ प्रोटॉन की जरूरत पड़ती थी। यानी कि जब 4H+ यहाँ से निकल के बाहर चला जाता था तो इस 4H+ निकलने के बाद एक एडीपी से एक एटीपी बनती थी। ये तो समझ आया? अब देखिए ध्यान दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन से कितना आया? 2 प्रोटॉन आया। थोड़ा साफ साफ लिख दें। देखो, 2 में 2 इलेक्ट्रॉन, जो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा था ये वाला, तो यहाँ से जो प्रोटॉन चैनल ओपन हुआ तो कितना आया? 2 प्रोटॉन। तो 2 प्रोटॉन अंदर आया, और 2 प्रोटॉन बाहर जब जाना, जब हमको एक एडीपी से एक एटीपी बनाना है तो हमें कितना चाहिए? 4 प्रोटॉन। कितने चाहिए? 4 प्रोटॉन। यानी कि 2 + 2 चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये तुम्हारी थी कितनी? 1 साइकिल। ये तुम्हारी क्या थी? 1 साइकिल। और अगर हमको यहाँ पे 2 + 2 यानी कि 4 को कंप्लीट करना है तो हमें कितनी चाहिए? 2 साइकिल। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यानी कि एक साइकिल से कितना बना? 0.5 एटीपी। तो 2 साइकिल से कितना बना? 1 एटीपी। अगर इसी तरह की 100 साइकिल हो तो कितना बनेगा यहाँ पे? 50 एटीपी। आया कि नहीं आया? अब इस पूरे की पूरी प्रोसेस को यहाँ इसको मिटाओ।
उसी वाले फिगर को फिर से जाके देखोगे समझ में आएगा। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि जो तुम्हारा P680 था, जब यहाँ पे क्या पड़ी, लाइट, क्या पड़ी, लाइट, तो लाइट में क्या है, क्वांटम, क्या पड़ा, क्वांटम। और यहाँ पे क्या था, इस क्वांटम ने क्या किया, इस जो P680 वाला जो तुम्हारा LHC साइड थी, LHS साइड थी, LHS साइड में H2O को स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद हमने क्या कहा, 2 H2O में कितना निकला, 4 इलेक्ट्रॉन, 4H+ निकला। और क्या निकला यहाँ पे तुम्हारा, O2 निकला। यानी कहने का मतलब है कि 4H+ ही जो है, यानी कि 4E+ ही जो है, वो तुम्हारी क्या है, साइकिल, वो तुम्हारी क्या है, साइकिल। जा तो 2 ही जा रहा है, जा तो 2 ही जा रहा है। 2 ही कितना कर रहा है, 2 प्रोटॉन को क्या कर रहा है, इंटर करा रहा है ना, प्रोटॉन ग्रेडियंट यानी कि PMF बनाने के लिए। ATP सिंथेसिस क्या कर रहा है, ATP सिंथेस क्या कर रहा है, APT सिंथेस क्या कर रहा है, 4H+ को जब वापस स्ट्रोमा में लेके जा रहा है तो वो एक ATP बना रहा है। यानी कहने का मतलब यही था ना कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 प्रोटॉन, और यही 4 प्रोटॉन ही जाके एक ATP बना रहे हैं ना, यानी 4 प्रोटॉन मतलब 4H+। यानी कि कहने का मतलब है कि 2 साइकिल जब मिलती है तो बनता है एक ATP। ठीक, कितने होता है, 2 साइकिल। और इस 2 साइकिल को पूरा कौन कर रहा है, 2H2O, यानी कि 1H2O इक्वल टू 2E, 2 इक्वल टू 2H+, 2H+ इक्वल टू 1 साइकिल, 1 साइकिल इक्वल टू 0.5 ATP। अब इसको कर दो 2H2O प्लस क्या हो जाएगा, 4E बराबर क्या हो जाएगा, 4H+ बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइकिल बराबर क्या हो जाएगा, 1 ATP आया। अब आपको ये बता दें कि पूरी की पूरी आपकी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो पाथवे होता है, इसका जो रेशियो होता है किसका, NADH का और किसका, ATP का, वो कितना होता है पता है आपको, उसका रेशियो होता है 3 ATP फॉर क्या कह लें, 3 ATP है 2 NADPH। ये एक्चुअल में अगर हमको CO2 का, देखो हमको पता कहाँ से लगा ये रेशियो, ऐसा कुछ नहीं, ये सब जितना भी प्रोसेस हो रहा है ना, पिको सेकंड में पता भी लगेगा, जितनी देर में आप लाइट जलाते हो ना उतनी देर प्रोसेस में आता है। तो CO2 को जब हम फिक्स कराते हैं, जब आगे पढ़ेंगे डार्क रेशियो में, जब हम CO2 क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं ATP और अन्य DP की मदद से, तो हमको इतने की आवश्यकता होती है। तो वो हमेशा जो भी हमारा ये साइकिल चल रही है फोटो सिस्टम की, ये हमेशा 3 ATP और 2 NADPH के रेशियो में चलती रहती है। अच्छा, चलती कैसे रहती है, चलती इसलिए रहती है, उसको जब जरूरत रहेगी तो ATP बना लेगा, उसको जब जरूरत रहेगी तो NADPH बना लेगा। अब आपको पता है कि NADPH हमेशा बनेगा किससे, PS फोटो सिस्टम फर्स्ट वाले से, और ATP किससे बनेगी, ATP के लिए तो दोनों रिस्पॉन्सिबल है, PS फर्स्ट भी है और PS सेकंड भी है कि नहीं। तो ये दोनों साइकिल अपने आप चलती रहती है। जब उसको PS फर्स्ट से स्टार्ट करना होगा तो PS फर्स्ट से स्टार्ट कर देगा, जब उसको PS सेकंड स्टार्ट करना, मतलब दोनों को साथ में चला सकता है और दोनों को उसमें। यानी कि पूरे के पूरे फोटो सिस्टम में आपकी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, ये क्या होता है, ये बेसिकली इस रेशियो पे, यानी कि 3 ATP और 2 NADPH के रेशियो पे चलती रहती है। अब ये रेशियो कहाँ से आया, क्योंकि इसको फिक्स कराना है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा इसको बना के ज़्यादा इसको बना के, तो हम रेशियो में बनाते रहेंगे तो हमारा कार्बन फिक्स भी होता रहेगा, और हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, मान लो NADPH ज़्यादा बन गया है ना, NADPH ज़्यादा बन गया, ये तो साइक्लिक में ही बनेगा ना NADPH, तो हम नॉन साइक्लिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक, समझा, सॉरी साइक्लिक में नहीं बनेगा ना, साइक्लिक में तो केवल ATP बनेगा, तो हम नॉन साइक्लिक स्टार्ट कर देंगे, नहीं समझाया। यानी कि जैसे मान लो साइक्लिक है, ये क्या है, साइक्लिक है, ये क्या है, नॉन साइक्लिक है। तो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, P700 क्या कर रहा है, राउंड राउंड कर रहा है प्लास्टोसाइड की वजह से, तो इसमें केवल क्या बनेगा, ATP। और नॉन साइक्लिक में क्या बनेगा, ATP प्लस NADPH दोनों बनेगा, तो बनेगा नहीं बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2:1 आया, आएगा नहीं आया। अब इसको क्या करना है, 3:2 करना है, तो अब 3:2 करने के लिए कब इसको स्टार्ट करना है, कब इसको स्टार्ट करना है, वो आपका जो है क्लोरोप्लास्ट अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है। ठीक, मेरे ख्याल से इतनी जानकारी आप लोगों को शायद मिल गई होगी। थोड़ा वीडियो लंबा भी हो गया है और थोड़ा सा टाइम भी हो रहा है, थोड़ा सा कभी नींद आ रही है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं तो मेरे पास समय नहीं रहता है। ये मैं बहुत अपने एक्स्ट्रा टाइम से निकाल के आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा एक बच्चा है, मैं उसको पढ़ाता भी हूँ, मेरे भैया का बच्चा है, तो मैंने सोचा कि चलो इतना हम टाइम जब वेस्ट ही करते हैं उसको पढ़ाने के लिए, तो क्यों ना अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया जाए। ठीक है, तो हम लोग जो है कल पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट में डार्क रिएक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो भी सवाल होंगे, कुछ चीज़ें अगर भूल गए होंगे हम, तो उसको मैं अगली क्लास में उसको मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।